आप सभी को नमस्कार। आज अचानक वीडियो बजट के ऊपर बना रहा हूं क्योंकि केंद्रीय बजट 2026 में देश को, किस सेक्टर को, किसे क्या मिला, कुछ पता नहीं। मिडिल क्लास के बारे में जब निर्मला सीतारमण जी को पूछा गया तब उन्होंने मुंह बनाने के अलावा और कोई रास्ता नहीं चुना क्योंकि उन्हें खुद नहीं पता कि मिडिल क्लास के लिए इस बजट में क्या था। इसीलिए गोदी मीडिया और बीजेपी का प्रचार तंत्र कहता रहा कि बहुत बढ़िया बजट है, बहुत कुछ हुआ, बहुत मिला, बहुत कुछ हुआ, ये है वो है, और बड़े बड़े शब्दों से ऐतिहासिक बजट है, ये 2047 का बजट है, ऐसा कहकर चिल्ला चिल्ला कर गोदी मीडिया ने आपको आपके घर के बजट के साथ लड़खड़ाता हुआ छोड़ दिया। तो वहीं एक तरफ पश्चिम बंगाल का बजट है जो युवाओं को सशक्त करता है, डायरेक्ट कैश बैंक में जमा करता है, और तो और किसानों की लागत कम कर रहा है जो फील्ड पर दिखता भी है। उदाहरण के लिए मैं कई गैर बीजेपी शासित राज्य जैसे तेलंगाना, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, पंजाब और जो भी गैर बीजेपी शासित राज्य है, चाहे झारखंड हो, इनके उदाहरण भी ले सकता था, लेकिन मैं पश्चिम बंगाल का उदाहरण एक खास कारण से लिया हूं क्योंकि जहां जहां गैर बीजेपी शासित राज्य है वहां बीजेपी का प्रचार तंत्र और गोदी मीडिया उत्तर भारत में उन सभी राज्यों को ऐसे प्रदर्शित आपके सामने करता है मानो ये सभी राज्य इस देश के ना हो, मानो इस राज्य में कुछ काम होता ही नहीं है, ये राज्य राज्य कहलाने के लायक नहीं है। ऐसा प्रेजेंटेशन प्रचार तंत्र बीजेपी का और गोदी मीडिया आपके सामने करता है। और पश्चिम बंगाल को मैं उदाहरण के तौर पर इसलिए ले रहा हूं क्योंकि पश्चिम बंगाल में कुछ महीनों में चुनाव है और आप गोदी मीडिया और बीजेपी के प्रचार तंत्र में फंसकर भेड़ चाल में ना रहें। एक पक्ष ये भी देखें कि जितने गैर बीजेपी शासित राज्य हैं इंक्लूडिंग पश्चिम बंगाल, उन सभी राज्यों में एक एक व्यक्ति के परिवारों के घर तक कैसे उनकी योजनाएं और कैसे उनके विकास कार्य पहुंचते हैं। इसके लिए इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखें क्योंकि मीडिया और प्रचार तंत्र की सुर्खियों में सिर्फ डबल इंजन राज्यों की वाहवाही होती है, चाहे वहां जितने भी अपराध हो, जितने भी विकास कार्यों में गड़बड़ियां हो, जितने भी भ्रष्टाचार हो, लेकिन गैर बीजेपी शासित राज्य अपना बजट और अपने कामों को कितने अच्छे से करते हैं, इस चीज को आज हम इस वीडियो के माध्यम में समझेंगे। एक तौर पर यह एक तुलनात्मक वीडियो है कि केंद्र का बजट, डबल इंजन राज्यों का बजट और केवल पश्चिम बंगाल का बजट, इसके बीच में एक तुलनात्मक ये वीडियो है। इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखें क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान अज्ञानता से ज्यादा खतरनाक होता है। गोदी मीडिया आपको नहीं बताएगा कि केंद्रीय बजट 2026 में किसानों, महिलाओं, बेरोजगार युवाओं, वंचित समुदाय के लिए क्या कोई ठोस और सीधी राहत है। महंगाई, बेरोजगारी और खेती के लागत के मुद्दे पर क्या सीधी सहायता सरकार ने किसी को प्रोवाइड की है। इसके मुकाबले पश्चिम बंगाल ने अपने बजट में डायरेक्ट कैश ट्रांसफर और कॉस्ट रिडक्शन को केंद्र में रखा है। पश्चिम बंगाल में किसान और भूमिहीन कृषि मजदूरों को पहली बार 4,000 रुपए की सहायता प्रदान की गई है, तो वहीं रबी और खरीफ की फसल के बीच में इसे सीधे ट्रांसफर किया जाएगा और एक डेडिकेटेड डेटाबेस तैयार किया जा रहा है ताकि असली जरूरतमंद कौन है इन सब योजनाओं का उसे पता लगाया जा सके। और सरकारी ट्यूबवेल और आरएलआई की सिंचाई की फीस को माफ कर दी गई है, तो किसानों को अपनी फसल लगाने में, उगाने में और अपनी खेती करने में कहीं ना कहीं थोड़ी राहत देने की कार्य पश्चिम बंगाल सरकार कर रही है। पश्चिम बंगाल में लक्ष्मी भंडार योजना के तहत 2,42,00,000 महिलाओं को, जिसमें जनरल कास्ट की महिलाओं को 1,500 रुपए हर महीना और ST/SC महिलाओं को 1,700 रुपए हर महीने एक सहायता के तौर पर उनके अकाउंट में। ये योजना आपको सुनने में हर डबल इंजन राज्यों की सरकार में जो मिल रहा है, जैसे मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, दिल्ली में लाडली बहना, छत्तीसगढ़ में महतारी वंदन योजना, तो कहीं लखपति दीदी योजना, इसके समान लग रहा है और ये है भी, जिसे रेवड़ी भी कहा जाता है। लेकिन एक समानता है जो गैर बीजेपी राज्य पश्चिम बंगाल और डबल इंजन राज्य बीजेपी में एक बहुत बड़ा अंतर दिखाता है क्योंकि जहां जहां डबल इंजन राज्यों में ऐसी स्कीम डायरेक्ट महिलाओं के खाते में सशक्तिकरण के नाम से जाता है, तो उस राज्य में आज वो राज्य अपने बाकी सेक्टर, चाहे हेल्थ हो, एजुकेशन हो या अन्य हर एक चीज, सड़क हो, पुल हो, पानी हो, बिजली हो, इन सब चीजों में वो पैसा लगा नहीं पा रही है। उन्हें अब ऐसी योजनाएं, चाहे लाडली बहन हो, महतारी वंदन हो, लखपति दीदी हो, ये सब योजना उन्हें अब बोझ लगती है और वो सीधा स्टेटमेंट भी देते हैं कि सरकार के पास अब इतना पैसा नहीं है, हम इतना खर्च नहीं कर सकते। ये एक बोझ की तरह उन्हें लगने लगा है क्योंकि चुनाव के समय महिलाओं को लुभाने के लिए लाडली बहना, लखपति दीदी, महतारी वंदन बोलकर इतना पैसा देंगे, ऐसा करके ये वोट तो ले लिए, लेकिन सरकार चलाते समय इन्हें अब ये योजनाएं, ऐसी योजनाएं बोझ लगने लगी है जमीनी स्तर पर, जिसके कारण इन सभी डबल इंजन राज्यों में संविदा कर्मचारियों के वेतनों को कई महीने तक नहीं दिया जाता, ठेकेदारों का पेमेंट नहीं होता,
हेल्थ, एजुकेशन, बाकी सेक्टर के काम बिगड़ चुके हैं। हर सरकारी अस्पतालों में, हर स्कूलों में आप जाकर देख सकते हो, कई वीडियो वायरल होते हैं, क्योंकि ये बड़ी राशि महिलाओं के खाते में दे दी जाती है, ये उनका हवाले से खबर आता है। लेकिन अगर इसी का कंपैरिजन हम पश्चिम बंगाल से करें तो कहीं ना कहीं ममता दीदी अपनी जमीन में अपने पैसे को, सरकारी खजाने को संभल कर और बाकी हर सेक्टर में इस्तेमाल करने के बाद भी वो फील गुड नजर आती है। क्योंकि पश्चिम बंगाल का हेल्थ सिस्टम हो, एजुकेशन सिस्टम हो या कर्मचारियों का वेतन सिस्टम हो, आपने कभी नहीं सुना होगा कि ममता बनर्जी या उनकी सरकार के किसी व्यक्ति ने कहा होगा कि लक्ष्मी भंडार योजना अब बोझ बन चुकी है। लेकिन हर डबल इंजन राज्य के मंत्रियों, मुख्यमंत्रियों के मुंह से आपने सुन लिया होगा कि शासन पर बोझ पड़ रहा है, क्योंकि इसीलिए हम बाकी कार्य नहीं कर पा रहे। लेकिन ममता बनर्जी शासित पश्चिम बंगाल में ऐसी चीजें आपको नजर नहीं आएगी। ममता बनर्जी इतनी भारी भरकम पैसे को महिलाओं में बांटने के बाद भी वो एक अच्छा हेल्थ सिस्टम अपने स्टेट को प्रोवाइड करती है, एक अच्छा एजुकेशन सिस्टम अपने स्टेट को प्रोवाइड करती है, पानी, बिजली, रोजगार के अब बाकी डबल इंजन राज्यों का डेटा निकालिए, पश्चिम बंगाल का डेटा निकालिए, डबल इंजन राज्यों में रोजगार के अवसर कम कर चुके हैं, तो वही ममता बनर्जी इतनी बड़ी योजना के साथ साथ समय समय पर युवाओं को रोजगार भी प्रोवाइड करवाती है। और ममता बनर्जी के पश्चिम बंगाल का बजट लक्ष्मी भंडार योजना के साथ साथ एक व्यवस्थित और संभला हुआ भी लगता है। तो वहीं फ्रंटलाइन और गिग वर्कर्स, आंगनबाड़ी और सिविक वॉलंटियर्स, ग्राम पुलिस के वेतन में 1000 रुपए की बढ़ोतरी की गई है और मृत्यु होने पर मुआवजा जो पहले 3 लाख रुपए था उसे 5 लाख रुपए किया गया है। तो गिग वर्कर्स को सामाजिक सुरक्षा और हेल्थ कवर भी उनका किया गया है। मतलब जो सिस्टम को चलाते हैं उनकी सुरक्षा भी पश्चिम बंगाल की सरकार अब कर रही है। और जो युवा पश्चिम बंगाल के 21 से 40 वर्ष के बीच में हैं, उन्हें 1500 रुपया हर महीना बेरोजगारी भत्ता 5 साल तक या उनकी नौकरी लगते तक, उन्हें रोजगार मिलते तक मिलने की व्यवस्था है। तो वहीं एमएससी इंडस्ट्रियल पार्क के तहत 5 नए पार्क बनाकर हजारों जॉब्स उत्पन्न करने के अवसर मिले। पश्चिम बंगाल के युवाओं को सिर्फ भाषण नहीं बल्कि उनके आय की सुरक्षा भी मिल रही है। इंफ्रास्ट्रक्चर और आपदा प्रबंधन के लिए मास्टर प्लान तैयार करके 10 लाख लोगों को बाढ़ से प्रभावित होने के लिए सुरक्षित किया गया है। वहीं गंगा कटाव का मास्टर प्लान तैयार करके मुर्शिदाबाद, मालदा के लिए दीर्घकालीन समाधान किया गया। तो वहीं किसानों को फसल का नुकसान कम हो और उनके फसल की उन्हें एक अच्छी कीमत मिल सके, इसके लिए 50 नए कोल्ड स्टोरेज की व्यवस्था भी की गई। मतलब स्थानीय समस्या का स्थानीय समाधान। एक तरफ पश्चिम बंगाल का मॉडल सिर्फ भाषणों पर नहीं टिका हुआ है बल्कि लोगों को डायरेक्ट बेनिफिट देता है, किसानों को किसानी करने में उनकी लागत की कमी देता है, तो सामाजिक सुरक्षा लोगों को प्रदान करता है और जनता के जेब में सीधा पैसा जा रहा है। और जब जनता के जेब में पैसा जाता है तभी असली अर्थव्यवस्था चलती है। तो वहीं आप सभी डबल इंजन राज्यों का बजट ले लीजिए या केंद्रीय बजट को ले लीजिए, आपको सिर्फ हवाबाजी, भाषणबाजी, बड़े बड़े आकर्षक शब्दों के साथ इस्तेमाल करके आपको बोला जाएगा 2047 के विकसित भारत का बजट है, और अतुल्य, अकर्मणीय ऐसे आकर्षक शब्दों का इस्तेमाल करके आपके जेब से पैसों को गायब कर दिया गया है। तो कहीं से आपके जेब में कहीं से कुछ पैसा आएगा किसी योजना या किसी आकर्षक बजट के तहत, ये आपको कहीं नहीं दिखेगा। अब आपसे मेरा सवाल है कि क्या देश में पीपल फर्स्ट बजट की जरूरत है, और क्या ऐसा पश्चिम बंगाल का जो बजट जो हमें पीपल फर्स्ट की बात करता है और उन्हें ग्राउंड में दिखाता भी है, क्या ऐसा पीपल्स बजट हमारे देश में कभी लागू होगा, कभी लागू हो सकता है? आप अपना जवाब कमेंट में बताइए। और आपका बजट अनुभव कैसा है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि लोग अंधभक्ति और भेड़ चाल से बच सके और गैर बीजेपी शासित राज्यों में भी झांक कर देख सके कि वहां भाषणबाजी, हवाबाजी नहीं बल्कि प्योर और शुद्ध विकास के काम होते हैं।